वेलकम टू अंशिका कोचिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। और आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं इतिहास के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पेपर में आ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन है, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आप यह जानने का प्रयास करिए कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो मेरे पेपर में आ सकते हैं। मैं आपको कुछ क्वेश्चन समझाने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इसका लाभ ले सकें। और जी हां, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि जो भी एग्जाम आपके बचे हुए हैं, जो भी वीडियो आपको मिले, उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बात करते हैं। आज का टॉपिक इतिहास है और इतिहास में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। पहला प्रश्न है बच्चों, कार्बन 14 का क्या अर्थ होता है। कार्बन 14 का अर्थ, जी हां, कार्बन 14 का मतलब होता है बेसजीव वस्तुएं। जैसे वस्तुएं में पेड़ पौधे आ जाएंगे, मनुष्य आ जाएंगे, और इसके अलावा जैसे वस्तुएं कोई भी हो गई आपकी, मनुष्य हो गया, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए इत्यादि। इन जब कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से जो ऑक्सीजन कार्बन 14 लेते हैं, जब वायुमंडल से कार्बन 14 को लेते हैं तो इसमें एक विशेष प्रकार के कण होते हैं। लेकिन जब यह वायुमंडल में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं तो रेडियोधर्मिता के कारण यह इसका अस्तित्व चला जाता है, मर जाते हैं, ये जीव जंतु मर जाते हैं, या मान लीजिए आप कोई मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो यह अपना अस्तित्व खो देते हैं। तो बाद में इन सब चीजों का पता लगाने की जो विधि होती है उसको हम कार्बन 14 कहते हैं। मतलब सीधे से तौर पे आप बता सकते हैं कि जो भी पुरानी वस्तुएं हैं उसका समय निर्धारण किया जाता है कि यह कितनी पुरानी है। इस विधि को पता लगाने के लिए हम कार्बन 14 विधि का प्रयोग करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, आदिकालीन मानव भोजन जुटाने के लिए किन किन तरीकों का प्रयोग करता था। तो आपको अच्छे से पता है कि आदिकालीन जो मानव था, भोजन का संग्रह करना, जैसे कि मछली पालन, मछली पालन करना, और इसके अलावा मछली पालन के बाद आपका आ जाएगा कंदमूल हो गया, फल हो गया, इत्यादि चीजों का ये संग्रह किया करता था। तो इन सारी चीजों को हम आदिकालीन मानव के भोजन जुटाने के तरीकों के बारे में हम इस टॉपिक पर लिख सकते हैं। कोई भी प्रश्न आपके पेपर में आता है निश्चित रूप से आप उसको कर पाएंगे अगर आप वीडियो के अंत तक बने रहते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, पेपर किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप पेपर को हमेशा पूरा करने का प्रयास किया करें। अगर कोई चीज आपको नहीं आती है तो उसी टॉपिक पर आप उसको बना के लिखिएगा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको नंबर उसके मिलेंगे। बच्चे छोड़कर आ जाते हैं, उसके नंबर नहीं मिलते हैं और वो कहीं ना कहीं बहुत कम मार्क्स लाते हैं। यहाँ बच्चों आपको नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है, आप पेपर को हमेशा पूरा करने का प्रयास कीजिए। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल की विशेषता बताइए। बच्चों यह 3 प्रकार के काल होते हैं। एक पुरापाषाण काल होता है, इस काल की अगर हम बात करें तो इस काल में अग्नि का आविष्कार हुआ था। इसके बाद आपका मध्य पाषाण काल आता है, इसमें भौड़े हथियार जैसे कि खुरदुरे हथियार होते थे, पत्थरों के औजार बनाए जाते थे, ये आपका मध्य पाषाण काल हो गया। तीसरे नंबर पे आता है आपका नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बच्चों क्या होता है कि इसमें जो मनुष्य थे वो पूर्ण रूप से कृषि करना सीख गए थे। क्या हो गया था? पूर्ण रूप से कृषि करना सीख गए थे। गेहूं, चना, घी, दूध, शक्कर इत्यादि चीजों से परिचित हो चुके थे। और दूसरी चीज क्या है, ये खाने पीने में गेहूं का, दही का और इसके बाद दूध का प्रयोग करने लगे थे। पशुपालन करने लगे थे, झुग्गी झोपड़ियां बनाने लगे थे। चाक के पहिए का आविष्कार करके मिट्टी के बर्तन बनाना सीख गए थे, उस पर कलाई करना, उसको पोतना इत्यादि चीजों को से ये परिचित हो चुके थे। मतलब हम कह सकते हैं कि नवपाषाण काल में जो मनुष्य का जीवन था वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था। तो नवपाषाण काल इसको कहते हैं। आप इस टॉपिक को लिख सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं क्यूनिफॉर्म का अर्थ बताइए। सभी बच्चों को पता है क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है कीलाकार लिपि। इसका संबंध मेसोपोटामिया से होता है। जी हाँ बच्चों, मेसोपोटामिया की एक प्रकार की ये लिपि है। मेसोपोटामिया को क्यूनिफॉर्म कहते हैं, लिपि कहते हैं। क्यूनिफॉर्म जो शब्द है ये लतीनी भाषा से लिया गया है।
लतीनी शब्द जो इसका है, इसका मतलब होता है खूंटी या फॉर्मा। खूंटी या फॉर्मा जो होता है जिसका अर्थ होता है आकार। मतलब कहने का आशय ये है कि क्यूनिफॉर्म जो होता है एक प्रकार का एक आकार होता है और यह एक प्रकार की मेसोपोटामिया सभ्यता की लिपि है। तो आप कह सकते हैं कि क्यूनिफॉर्म एक लिपि है। एक शब्द में आ जाए क्यूनिफॉर्म किसे कहते हैं, तो आपको अर्थ में आंसर में यही देना है, क्यूनिफॉर्म एक प्रकार का क्या है, मेसोपोटामिया की लिपि है। जी हाँ, इसके बाद अगर हम बात करें हम्मुराबी कौन था, हम्मुराबी की विधि संहिता की प्रमुख विशेषताएं बताइए। तो बच्चों आपको थोड़ा बहुत समझा देते हैं। हम्मुराबी बेबीलोन का एक शासक था जिसने अपनी खुद की एक विधि संहिता लिखी थी। एक फ्रांस का जो फ्रांस में क्या हुआ था, पुरातत्ववेत्ताओं के द्वारा इसको खुदाई के दौरान हमें इसकी विधि संहिता मिली जिसको वर्तमान में फ्रांस के लूव्र संग्रहालय में रख दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि एक प्रकार की हम्मुराबी एक विधि संहिता थी जो बेबीलोन का एक शासक भी था। आप इस टॉपिक को पढ़ लीजिए। सभी बच्चों से कहना है कि अगर किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। इसके बाद हम बात करें मेसोपोटामिया में कला और विज्ञान के विकास का वर्णन कीजिए। मेसोपोटामिया सभी बच्चों को पता है। अगर हम बात करें कि विश्व का पहला ऐसा नगर कौन सा है जो सबसे पहले जिसका विकास हुआ, तो विश्व में अगर हम बात करें सबसे पहले विश्व की पहली सभ्यता कौन सी है, तो बेटा मेसोपोटामिया की सभ्यता है। और अगर हम बात करें कि भारत की सबसे पहली सभ्यता कौन सी है, तो आपको सिंधु डायनेस्टी मतलब की सिंधु सभ्यता आपको बताना है। तो विश्व में सबसे पहले सभ्यता आई मेसोपोटामिया की और इंडिया में सबसे पहले सभ्यता कौन सी आई, सिंधु सभ्यता। जी हाँ, इतना आपको याद रखना है, बाकी आप टॉपिक को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। मेसोपोटामिया की और नगर की विशेषता बताइए। बड़ी सिंपल है बेटा, टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी यहाँ की और इस घर मकान के बारे में विवरण दिया गया है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आप कहते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं। बाकी इसके अलावा उसमें कुछ नहीं है। जैसे पहला टॉपिक आपका आता है टेढ़ी मेढ़ी गलियां, संकरी गलियां। खुदाई में टेढ़ी मेढ़ी संकरी गलियां पाई गई जिसमें यह पता चलता है कि पहिए वाली गाड़ियां वहां के अनेक घरों तक नहीं पहुंच पाती थीं। क्या है, वहां पर जो रास्ते थे वो बड़े संकीर्ण थे। रास्ते छोटे होने के कारण जितने भी गाड़ियां होती थी वो घरों तक नहीं पहुंच पाती थी और टेढ़ी मेढ़ी गलियां थी जिसके कारण क्या था, गाड़ियों को मोड़ने में बड़ी समस्या होती थी। इसके अलावा घुमावदार गलियां होती थी। भूखंडों का आकार एक जैसा आकार न होने से निष्कर्ष निकलता है कि नियोजन पद्धति का अभाव था। बच्चों इसका मतलब ये होता है, नियोजन पद्धति के अभाव का मतलब है जैसे अपन लोग घरों में घर बनवाते हैं, प्लाट लेकर घर बनवाते हैं, तो घर बनवाते समय हम किसी एक इंजीनियर से सलाह लेते हैं कि श्रीमान जी आप मुझे क्या ये बता सकते हैं कि कम से कम स्क्वायर फीट में बेहतर से बेहतर मकान कैसे बनाया जाए। तो इस पद्धति को हम नियोजन पद्धति कहते हैं। कब, जब आप किसी इंजीनियर से सलाह लेते हैं। लेकिन उर नगर में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि वहां के जो लोग थे वो किसी प्रकार के कोई इंजीनियर नहीं थे, ना कोई इंजीनियर उस समय था। इसलिए उन लोगों ने जैसा उनको समझ में आया वैसा उन्होंने बना लिया। आप लोगों ने भूगोल में पढ़ा होगा तारे नुमा प्रतिरूप, रेखीय प्रतिरूप, गोलाकार प्रतिरूप। इसका मतलब होता है कहीं भी घर बना लेना जिसका कोई नक्शा ना हो, कोई मैप ना हो, कोई रोड का नक्शा ना हो, इसको हम कहते हैं तारेनुमा प्रतिरूप। इसके बाद जल निकासी था। तो नगर में जल निकासी के लिए गलियों के किनारे उस तरह की नालियां नहीं थी जैसे कि समकालीन मोहनजोदड़ो में पाई गई। अभी 2 मिनट पहले बच्चों आपको बताया था कि भारत की पहली सभ्यता सिंधु सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता में पक्की ईंटों के मकान बनते थे, पक्की सड़कें होती थी, नालियां भी बनाई गई थी। ये सारी पद्धतियां मतलब आज की जनरेशन को अगर हम देखें, अगर किसी के घर मकान कॉलोनियों को देखें तो बिल्कुल एज इट इज यही सिंधु सभ्यता में था। तो निश्चित रूप से सिंधु सभ्यता की जो मतलब सिंधु सभ्यता है वो एक नगर नियोजन पद्धति थी लेकिन मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो नगर नियोजन सभ्यता नहीं थी। तो उर नगर के घरों की भीतरी आंगन में पाई जाती थी इनकी जो नालियां होती थी वो घर का पानी आंगन की ओर जाता था और फिर पानी का निकास नालियों के माध्यम से भीतर आंगन में बने हौजों में जाता था। और यह संभव इसलिए किया गया था कि एक साथ तेज वर्षा आने पर घर से बाहर की नालियां बुरी तरह कीचड़ से भर न जाएं। उनका उल्टा था।
आज के समय में लोग क्या सोचते हैं कि हमारे घर का जो कचरा है वो हम अपने बाहर की ओर फेंकें, डस्टबिन में डालें और नगर पालिका वाले बाद में इसको उठाकर ले जाएं। लेकिन पहले के समय में ये था कि हमारे बाहर का माहौल साफ सुथरा होना चाहिए और जितनी भी चीजें हैं वो हमारे घर के अंदर आ जाएं। कुछ ऐसा ही समझ में इनको आ रहा है। घरों की साफ सफाई, लोग अपने घरों की साफ सफाई के लिए कूड़ा कचरा गलियों में डाल दिया करते थे। वह अपने आने जाने वाले लोगों के पैरों के नीचे आता रहता था। जैसे आप घर का कचरा बाहर डाल देंगे तो जो घर से बाहर निकलेगा उसके पैरों पर वह पड़ेगा। तो इस हिसाब से जिसमें कूड़ा करकट कचरा बाहर घरों में फेंक दिया जाता था। और खिड़कियों का अभाव था, खिड़की नहीं बनाते थे। काय के लिए बच्चों? क्योंकि गोपनीयता भंग ना हो जाए। आप कमरे में बैठकर किसी प्रकार की कोई बात कर रहे हैं या किसी कोई टॉपिक पर आप चर्चा कर रहे हैं तो कोई बाहरी व्यक्ति आपकी बातों को सुन न ले। इन सब चीजों को देखते हुए उन्होंने खिड़कियों का अभाव रखा। खिड़की नहीं बनाते थे, ऊंची ऊंची दीवारें बना देते थे और आंगन खुले रहते थे और चारों ओर से मतलब उनकी मेन मुख्य पद्धति यही थी कि गोपनीयता बनी रहे। इस प्रकार से वो सबों को ये दफनाते थे। आखिरी पद्धति इनकी क्या थी? जो भी लोग मर जाते थे उनको दफना दिया करते थे। इसके बाद हम बात करते हैं तो यायावर साम्राज्य, आपका क्या तात्पर्य है? यायावर साम्राज्य वाला एक क्वेश्चन आप टिक कर लीजिए। यास या चंगेज खां की विधि संहिता क्या थी? चंगेज खां के बारे में टॉपिक बहुत पेपर में आता है, ये भी आपको याद रखना है। मंगोलों की सफलता के प्रमुख 4 कारणों की विवेचना कीजिए। हरकारा पद्धति क्या है, इसकी विशेषता बताइए। ये सारे प्रश्न वो हैं बच्चों जो पेपर में प्रतिवर्ष कहीं ना कहीं पूछे गए हैं और आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन को समझते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन आता है बच्चों, मंगोलों के सैनिक संगठन का वर्णन कीजिए। मंगोल शासक जो था ये चंगेज खां से जुड़ा हुआ है, तो आपको ये भी याद करना है। नाइट अलग वर्ग क्यों बने, उसका पतन कब हुआ। इसके अलावा आपका आता है फ्रांस के सर्प और दास के जीवन की दशा की तुलना कीजिए। दास मतलब बच्चों नौकर होता है। जैसे कोई व्यक्ति किसी के यहाँ काम करते हैं तो उसको दास कहा जाता था। राजाशाही शासन में पहले उनको दास कहा जाता था, आज के समय में नौकर कहते हैं। तो बस अंतर इतना ही है, चीजें सब वही हैं। इसके अलावा आपकी बात करें तो चकबंदी या बाड़ाबंदी क्या थी और सामंतीवादी व्यवस्था से आप क्या तात्पर्य है। मैनर एवं मैनर हाउस को संक्षिप्त में समझाइए। ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, ध्यान से इनको टिक लगाकर याद कर लीजिए। आपके आने वाले इतिहास के पेपर में आपको निश्चित रूप से देखने को मिलेंगे। मार्टिन लूथर ने समाज सुधार में क्या योगदान दिया? मार्टिन लूथर का ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। सामंती व्यवस्था के पतन के क्या कारण थे और मध्यकालीन सामंतवाद की मैनर व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। इस प्रकार ये 20 क्वेश्चन आपके लिए अभी लेकर आए थे और अब पार्ट 2 में आपके बचे हुए सारे प्रश्न आपको मिलेंगे। इसलिए बच्चों से निवेदन है कि सारे प्रश्नों को ध्यान से देख लें। अब जितने भी लेसन आपके बचे हुए हैं उसका पार्ट 2 एक वीडियो बनेगा और जिसके माध्यम से आपको ये प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आपसे बाद में दूसरे वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।